राजस्थान में चुनावी रैली में दिए गए भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक मांगा जवाब। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में मथुरा में आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव में होंगे शामिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि में जोरों पर हैं तैयारियां। सिलग्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ली धामी से जानकारी। धामी ने भी श्रमवीरों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, जल्द बाहर निकालने का दिया भरोसा। डीप फेक पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की मजबूती के लिए जल्द बनाए जाएंगे नियम। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने झोंक दी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने किया धुआंधार प्रचार। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज विशाखापट्टनम में। सूर्य कुमार यादव के हाथ में भारतीय टीम की कप्तानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सिलग्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेज गति से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा है धामी ने, आइए सुनते हैं। चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी। और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सबा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुँच गए, तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गट। हाँ, लेकिन काट दिया है, सब काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना। हाँ, साथ ही में हैं।
और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ सारी जानकारी ले रहे हैं और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी, वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना, तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। और सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में है। घटनास्थल पर स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीमें तैयार हैं। प्रधानमंत्री रोज घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और आज भी उन्होंने सीएम धामी को सुबह फोन किया और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल के अनुसार बचाव कार्यों में यदि किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती तो अभियान आज ही सफल होगा। नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने आज इस्कॉन के सहयोग से युवाओं, महिलाओं, छात्रों और समुदाय के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के मकसद से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल के अध्यक्ष सुंदर गोपाल दास भी मौजूद रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी के सामूहिक प्रयास की जरूरत है और नशा मुक्त भारत अभियान में आज से इस्कॉन का प्रयास भी जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 3 करोड़ 37 लाख युवाओं सहित 10 करोड़ 71 लाख से अधिक लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। 2047 में भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। तो नशा मुक्त भारत अभियान में सभी के सामूहिक प्रयासों में इस्कॉन का भी प्रयास आज से जुड़ जाएगा। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का चंपावत जिला मुख्यालय से शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने 7 डिजिटल प्रचार वाहनों को रवाना किया। ये डिजिटल वाहन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की 313 ग्राम पंचायतों में जाएंगे। इनके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा राज्य सहायता राशियों के चेक और सामग्रियों का वितरण भी किया जाएगा। आज जनपद चंपावत उत्तराखंड में विधिवत आज इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अगले 2 माह में 313 ग्राम सभाओं में हमारी ये यात्रा चलेगी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। वो सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की हर वो योजना और राज्य सरकार की हर वो योजना जिसमें लाभार्थियों को पात्र बनाया जा सकता है, उनका सूचीबद्ध करेंगे। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से हम लोग भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का जो है एक व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। और आइए अब बात करते हैं चुनावी राज्यों में चल रही गतिविधियों की। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से 25 नवंबर शाम 6 बजे तक इस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। राहुल गांधी को यह नोटिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के तहत दिया गया है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जनसभा, जुलूस, रैली और अन्य कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवगढ़ में
जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राजस्थान में गहलोत सरकार की वापसी कभी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और लगन को सराहा। पीएम जनसभा में एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को देखकर भावुक हो गए। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह ने आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में रोड शो किया और इस दौरान सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि रोड शो में सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब राजस्थान में भाजपा की जीत का प्रतीक है। इससे पहले जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस से त्रस्त है और राजस्थान ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान के झोटवाड़ा में रोड शो किया। ये रोड शो झोटवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में किया गया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को धरातल पर लेकर आए हैं। राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान आज कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 रुपए प्रति किलो की दर गोबर की खरीदी करेंगे। एक प्रेस वार्ता के दौरान और भी कई घोषणाओं को दोहराया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर और परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं, उससे लड़ने का काम और देश में राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़े, इसकी जिम्मेदारी भाजपा ने ली है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई भाजपा लड़ती है। जब मैं परिवारवाद की बात बोलता हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ केसीआर का सवाल नहीं है। ये सारे देश में जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं, उससे लड़ने का काम और देश में राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़े, इसका काम किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और यहां भी केसीआर, केटीआर, कविता, उसका बेटा, यही परिवार है और कुछ नहीं है, ये भी हमको समझना चाहिए। इसलिए परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि उनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। The government's policy or the government's approach in creating public platforms which are going to be used by the customer or the citizen or the individual who wants banking facility is top on the priority list. His data is completely protected. It cannot be misused. But at the same time, it shall not be so restrictive that the person will have to run between one pillar to the other post to seek facility. The moment you approve that you're willing to give it, yes, to that limited purpose, it will be shared without much hindrance. So on data protection, I can assure the Indian citizens that your data remains completely safe. और भारत यात्रा पर आए सेशल्स के विदेश मंत्री एस रोडेगोंडे ने दिल्ली में विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय चिंताओं को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग और लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। विदेश मंत्री अजय शंकर ने उम्मीद जताई कि आज की बातचीत भारत सेशल्स सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी।
और बिम्स्टेक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर सार्थक परामर्श हुआ। विदेश मंत्री अजय शंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बिम्स्टेक देशों में हमारे राजदूत इसमें शामिल हुए। डीप फेक अब एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गया है। वक्त रहते इस पर लगाम लगाना अब सरकार के लिए भी चुनौती है। इस समस्या पर खुद प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि इस पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक नियामक बनाए जाने की जरूरत है। सब बातों से क्लियर हुआ कि एक नए रेगुलेशन की ज़रूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक्स आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकार्यता को जाहिर किया। और डीप फेक के खतरे से निपटने के लिए 4 स्तंभों डिटेक्शन, प्रिवेंशन, मजबूत रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और जागरूकता पर आईटी मंत्री ने जोर दिया। हमें 4 चीजों पे एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा। पहला है किसी भी डीप फेक को कैसे जांच करें, डिटेक्ट कैसे करें। दूसरा, प्रिवेंट करने का कि एक तो डीप फेक को पोस्ट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या पहले, दूसरा उसको वायरल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या। तीसरा, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जैसे भी किसी भी ऐप में कभी भी कोई भी यूजर अगर रिपोर्ट करना चाहे कि ये डीप फेक है, इसके कारण नुकसान हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत है, तो उस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रांग किया जाए। चौथे पॉइंट पे जिस पे सबका आज एग्रीमेंट हुआ वो है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सब मिलके काम करेंगे, सरकार भी काम करेगी, इंडस्ट्री भी काम करेगी। और मैं मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी इसमें सहयोग करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फोन कर स्पीकर ओम बिरला को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र की संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनका विशिष्ट नेतृत्व और प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है कि युवा सांसदों और महिला सांसदों को बोलने का अवसर मिले और संसदीय चर्चा समृद्ध हो। ये वर्ष उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और उनके सभी प्रयासों में निरंतर सफलता लेकर आए। लोकसभा अध्यक्ष ने शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी स्नेहिल शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका प्रेरणास्पद मार्गदर्शन हमें लोकतंत्र सशक्तिकरण और देश की उन्नति के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने को प्रेरित करता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने
आइलैंड के प्रधानमंत्री एक्सेल जोहानसन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मत्स्य पालन, जलीय कृषि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री शैवाल जैसे विषयों में द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में अगले महीने 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। पहले संस्करण में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी 7 विभिन्न खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने इन खेलों की घोषणा करते हुए कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स देश में पैरा स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने और पैरा एथलीटों की पहचान करने के साथ उनकी सहायता करने में एक गेम चेंजर साबित होगा। I am proud to announce that from December 10th to 17th, the first ever Khelo India Para Games will be held in various locations across New Delhi. A total of 7 sports, including para athletics, para shooting, para archery, and more, will be in display across 3 Sports Authority of India stadiums, the IG Stadium and the shooting range in Tughlakabad and the JLN Stadium will be held. The first ever Khelo India Para Games is another big step towards the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Khelo India scheme has remained a game changer for Indian sports. The Khelo India Games have played a pivotal role in the scheme with total of 11 Khelo India Games held since 2018, including 5 Khelo India Youth Games, 3 Khelo India University Games and 3 Khelo India Winter Games have been successfully conducted. और खेल की खबरों में आईसीसी वनडे विश्व कप के रोमांच के बाद अब बारी है T20 सीरीज की, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी। सीरीज की शुरुआत 23 नवंबर से हो रही है। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ट्रेविस हेड की शानदार 137 रन की पारी अभी भी भारतीय प्रशंसकों को दर्द दे रही है, लेकिन अब इस दर्द पर मरहम लगाने का मौका टीम इंडिया के पास है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज गुरुवार से होगा, जहां टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे फाइनल में मिले हार के दर्द को कम करने का चांस रहेगा। वैसे इस मुकाबले के लिए दोनों ही ओर जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय टीम की बात करें तो यहां कप्तानी का जिम्मा सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है। सूर्य कुमार पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की भी उम्मीद होगी। भारतीय टीम ने इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका रहेगा। दूसरी तरफ वनडे विश्व कप का सरताज बनने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इस सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। हालांकि इसके बावजूद ये टीम काफी मजबूत दिख रही है। ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी वनडे विश्व कप में अपने दमदार फॉर्म को इस सीरीज में भी दमदार तरीके से सामने रखने के लिए तैयार दिखेंगे। आंकड़ों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 26 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत को 15 मैचों में जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच आखिरी बार T20 का मुकाबला पिछले साल सितंबर में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में युवा जोश से भरी टीम इंडिया के पास अगले साल होने वाले T20 विश्व कप से पहले इस फॉर्मेट में टैलेंट पूल को परखने का अच्छा मौका सामने है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पेरिस में आयोजित हो रहे 2024 ओलंपिक के लिए लगभग 4 लाख टिकट इस महीने के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसकी जानकारी खेलों के आयोजकों ने दी है। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों की माने तो ग्रीष्मकालीन खेलों की 7.2 मिलियन टिकटों की बिक्री हो चुकी है। टिकटों की कीमतों को लेकर आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि नए जारी किए गए टिकटों में से 1/3 टिकट 50 यूरो से कम के होंगे। 30 नवंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध टिकटों में से सब लगभग 30,000 टिकट एथलेटिक्स सत्र के लिए होंगे और अन्य 24,000 टिकट टेनिस के लिए होंगे। उद्घाटन समारोह के लिए टिकट की कीमत 90 से लेकर
2,700 यूरो होगी। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी है। फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां महोत्सव में पहुंच रही हैं और इस अवसर पर भारतीय फिल्म निर्माता शैलेंद्र सिंह ने कहा कि इफ्फी भारत का कांस बन सकता है। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट पर बनी फिल्मों को बनाने की वहां पर जरूरत बताई है। और पेश है डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा से शैलेंद्र सिंह की ये खास बातचीत। अवार्ड विनिंग निर्देशक, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर शैलेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं। इन्होंने इफ्फी में आज पहली बार शिरकत की है और पहली बार आते ही एक धूम मचा दिया। इन्होंने 11 फिल्मों की अनाउंसमेंट एक साथ कर दी। शैलेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। जो ये 11 पिक्चरें आप बनाने वाले हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ, उसके बारे में बताइए, क्या रहेंगे? मेरे जीवन में बहुत सारी फिल्में बनाई। पहले फिर एक गैप लिया ये समझने के लिए कि ये दौर में किस किस्म की फिल्में हिंदुस्तान से बननी चाहिए। और मुझे लगा कि ये दौर बहुत सही है क्योंकि डिजिटाइजेशन के बाद ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस बन गई है। कोई इंडियन ऑडियंस, अमेरिकन ऑडियंस नहीं है। रियल टाइम में फिल्में हर मनुष्य धरती पे कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट में देख सकता है। आप 54th एडिशन में आए हुए हैं, पहली बार आप आए हुए हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कैसा माहौल है? हम बिजनेस की बात करें, फिल्म बाजार की बात करें या जो भी बातचीत की बात करें, वो कैसा चल रहा है? तो बड़ा आनंद आ रहा है। एक बहुत ही वाइब्रेंट माहौल है, कलरफुल एनर्जी, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं एक उत्साह से। आई लव इट। द एनर्जी इज इन्फेक्शियस। बाजार इज बजिंग विद एक्टिविटीज। होपफुली अ लॉट ऑफ सेल्स टेक प्लेस। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे लग रहा है कि ये हमारा कांस है, इसको हम और बड़ा बना सकते हैं। और मैं क्यों कांस कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखता हूं। मुझे लगता है कि वो मौका आ गया है कि हमारा इफी भी एक ग्लोबल प्लेयर बन गया है और बस अब इसको थोड़े से और पंख देने हैं। कैसा रहा ये जर्नी आपका? और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण की जन्मभूमि स्थल पर वहां पर पूजा अर्चना की है। उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। उन तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और देख सकते हैं आप किस तरह से उन्होंने यहां पर भक्तिभाव में लीन होकर यहां पर श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण और खास कई मायनों में और साफ तौर पर इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां पर पूजा अर्चना की। उससे जुड़ी ये तस्वीरें आपसे बस कुछ ही देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने किस तरह से यहां पर पूजा अर्चना की, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना भी उन्होंने की। क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? से पहले आपको बताएं कि यहाँ पर 4 मंदिर प्रांगण हैं और सभी चारों मंदिर प्रांगणों में जाकर के प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर, जो कि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व है, आज तुलसी विवाह का बहुत ही शुभ अवसर है और आज सांध्य बेला में ये बहुत ही पवित्र दर्शन माना जाता है और विशेष तौर पर सारी तैयारियां की गई थी प्रधानमंत्री के इस पूजन कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले वो जैसे ही मंदिर परिसर में घुसे हैं, सबसे पहले आदिकेशव भगवान का जो मंदिर है, बाएं तरफ जैसे ही आप जन्मभूमि की ओर प्रवेश करते हैं सीढ़ियां चढ़ने के बाद, तो उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। ये सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि के बाहर परिसर में ये मूर्ति रखी हुई थी, बहुत प्राचीन मंदिर में, जहां से ले आकर के यहाँ पर महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से इस आदिकेशव मंदिर को बाद में बसाया गया और इस मूर्ति को प्रस्थापित किया गया। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है यहाँ पर आदिकेशव भगवान की और कहते हैं कि आदिकेशव भगवान के दर्शन के बिना कृष्ण जन्मभूमि का जो दर्शन है वो उसका साफल्य पूरा नहीं होता है। तो और उसमें आप देखेंगे कि श्री राधा जी बहुत ही उनकी छोटी सी मूर्ति विद्यमान है, केवल आदिकेशव आपको दर्शन देते हैं। उसके बाद दूसरा पड़ाव था प्रधानमंत्री का योग माया मंदिर में। योग माया वही कन्या है जो कि कंस के हाथों से छूट गई थी और उन्होंने कहा था कि तू मुझे क्या मारेगा, मूर्ख तेरा तो मारने वाला गोकुल में कहीं पर पैदा हो चुका है। और योग माया, जैसा कि आपको पता है कि वो बाद में विंध्याचल की पहाड़ियों में जाकर के आज भी अवस्थित हैं। विंध्याचल देवी के माध्यम से सभी लोग उनका दर्शन पूजन करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी सांकेतिक मूर्ति रखी गई है माँ योग माया की, एक बहुत ही रहस्य की बात मैं आपको बताऊं कि पूरे द्वापर युग में कृष्ण भगवान की तीनों माया, राजसी जो माया है वो भी प्रकट हुई, तामसी माया प्रकट हुई और सात्विक माया प्रकट हुई। सात्विक माया तो माँ सुभद्रा के नाम से जानते हैं, जो राजसी माया है उसको माँ द्रौपदी के नाम से जानते हैं और जो तामसिक माया है वही माँ योग माया के नाम से जानी जाती हैं।
ये बहुत ही शुभ माना जाता है उनका दर्शन करना। और ठीक उससे पहले जबकि आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान था, वो बहुत ही दिव्य अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो मैं अभी शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। आपको जाकर के आपको सिर्फ वो शांति और सुकून, क्योंकि उस वक्त तो माँ देवकी और पिता वसुदेव के अलावा और उस जगह कोई भी नहीं था जब भगवान ने प्राकट्य किया। और परब्रह्म, आपको पता है कि 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बाद एक बार श्री कृष्ण का परब्रह्म परमात्मा का जन्म होता है। बहुत ही सौभाग्य का आज का दिन है कि आज हम सभी इस क्षण के साक्षी हैं जब प्रधानमंत्री ने एक इतिहास बनाया है। एक और बड़ी बात गौरव की आज तक कोई भी प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के लिए नहीं आया, तो बड़ी बात यही है कि आज प्रधानमंत्री आए और उन्होंने सभी स्थानों का दर्शन किया। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भागवत भवन की है, जो सबसे बाद में मंदिर बनाया गया है। बहुत ही दिव्य प्रतिमा जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज का दिन ब्रज के इतिहास में शायद लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जब पहले प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूजा अर्चना का कार्यक्रम चारों मंदिर में उपस्थिति और देव प्रतिमाओं को नमन किया। और उसके बाद जो ब्रज की विकास की यात्रा है उसको भी नई दिशा देने के लिए आज वो एक संबोधन भी करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा मेला ग्राउंड है, जहाँ पर श्री मीराबाई जी का जन्मोत्सव 525वां जन्मोत्सव मनाने की पूरी तैयारी है। और मीराबाई को भी कृष्ण भगवान के अनन्यतम भक्तों में गिना जाता है, भक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है गौरव की जब वो श्रीनाथ जी के मूर्ति में स्वयं समा गई तो किसी को पता नहीं चल पाया कि उनकी देह कहाँ गई, सायुज्य मृत्यु की प्राप्ति हो गई। तो माँ मीरा को याद करता हुआ आज व्रत क्षेत्र, आज प्रधानमंत्री का खुले दिल से स्वागत करता हुआ व्रत क्षेत्र और सैकड़ों की संख्या में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए आज भी अब इस वक्त भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलेंगे और उनकी एक झलक उनको मिल पाएगी। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में लगे। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं और की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा है ये किन किन मायनों में और ज्यादा खास होने वाला है? देखिए, पहला तो ऐतिहासिक मौका है कि वो जन्मभूमि पर आए और जन्मभूमि का कृष्ण जन्मभूमि का संबंध सीधे राम जन्मभूमि से है, ये बहुत सारे कम लोग समझते हैं। इस बात को समझना होगा कि राम जन्मभूमि की जो अयोध्या की भूमि है वहीं से शत्रुघ्न भगवान आकर के उन्होंने मथुरापुरी को बसाया और 7 पुरियों में मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है ना, पुरियों की ईश्वरी अधिष्ठात्री देवी के तौर पर कहा जाता है। इस सब देखिए मेरे सामने मैं जो देख पा रहा हूँ, करतल ध्वनि से पूरी भीड़ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री जो उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त पूजा अर्चना के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों से जो आज एकादशी के अवसर पर दर्शन करने के लिए कृष्ण जन्मभूमि में पधारे थे, आज उनके लिए दोहरी खुशी का मौका है कि आज उनको प्रधानमंत्री के साथ भी अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ भी मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हर्षोल्लास इस वक्त चरम पर है और सभी लोग हाथ हिला करके एक अभिवादन, एक उनकी झलक पाना चाहते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के लिए इंतजार है इस बात का कि क्या वो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर ब्रजभूमि में जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर है क्या उसके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के माध्यम से उसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा आज की जा सकते हैं और फिर से मोदी के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं और स्वागत की तैयारियां जो पहले से की गई हैं। आपको बताएं सुरक्षा के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया गया है। 4,500 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि के यहाँ पर परिसर में तैनात है और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ से अब प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद निकलेंगे और सीधे जाएंगे और रैली ग्राउंड में जहाँ पर मीराबाई का जन्मोत्सव मनाने जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एक संग्रहालय है उसका वो दर्शन करेंगे, एक उत्पादों की श्रृंखला है उसका भी दर्शन करेंगे और साथ ही साथ वहां पर उद्बोधन भी करेंगे। बहुत ही गौरव का क्षण है ब्रज क्षेत्र के लिए और तपस्या की भूमि मथुरा को माना जाता है और प्रधानमंत्री की तपस्या से भी पूरा देश और पूरी दुनिया परिचित है और शायद वहां पे हमें कुछ बड़ी घोषणाएं सुनने को मिले। स्पष्ट तौर पर वो एक बार फिर से नागरिकों के कर्तव्यों पर लोगों का फोकस कर सकते हैं और कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सभी को इंतजार। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मथुरा में हैं और ऐसे में वहां के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। जब इससे पहले भी हमने वहां पर लोगों से बातचीत की जो दर्शकों तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दौरा तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ लोगों में भी काफी उत्साह है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। तो ब्रज का देखिए, ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है। अगर आप एक शब्द से उसको परिभाषित करना चाहिए तो सिर्फ वो प्रेम पर आकर के टिकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भूमि है। शांति दूत भी भगवान कृष्ण है, क्रांति दूत भी भगवान कृष्ण है, परिपूर्णतम भगवान हर तरह से पूर्ण नजर आते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो शत्रुता हो, चाहे वो युद्ध हो,
चाहे वो शांति हो। तो इस तरह से ये जो तपस्या की भूमि है सीधे सीधे भक्तों के साथ कनेक्ट करती है और ब्रज क्षेत्र में सभी प्रेम के साथ सबका स्वागत करते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर से ब्रज का विकास हो, जो उसकी पुराना अभ्युदय है, वो पुरानी जो पराकाष्ठा है अभ्युदय की, उसको प्राप्त हो, पुराने संस्कार फिर से वापस लौटे और पूरी उसी अद्भुत अपनी छटा में मथुरा वापस आए जिसके लिए वो जानी जाती है। राम जन्मभूमि से सभी लोग अपने आप को जोड़ते हुए देख पा रहे हैं। सभी लोगों को इस बात की खुशी है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और चूंकि यहाँ पर यमुना, यहाँ की जो नदी है अधिष्ठात्री देवी यमुना, वो भगवान सूर्य की पुत्री मानी जाती है और सूर्य जो है वो अयोध्या के सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम और कृष्ण हालांकि एक ही हैं, लेकिन सब लोग उनको बहुत ही अनूठे ढंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अयोध्या को मथुरा के साथ जोड़ करके इस तौर पे भी देखा जाता है कि सप्तपुरियों में अयोध्या और मथुरा दोनों का ही नाम है। अयोध्या सबसे पहले नाम लिया जाता है तो मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो मथुरा वासी हैं सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का आना बहुत ही शुभ हो, देश के लिए मंगलमय हो। उन्होंने अपनी पूजा अर्चना में देश और दुनिया के मंगल की ही कामना की है और कुछ घोषणाएं जरूर करें ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए, इसका इंतजार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 19 नवंबर को आकर के सभी तैयारियों की समीक्षा करके गए हैं और जो मीराबाई को समर्पित ये जन्मदिवस का कार्यक्रम है वो अब अपने अंतिम चरण में है और अब इसको आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं होती हैं, जैसा कि अभी आपने खुद भी बताया, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद इसमें जताई जा सकती है कि आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में भी मथुरा को लेकर और वृंदावन को लेकर बड़े उपहार मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है। बिल्कुल सही बात है और न केवल सांस्कृतिक लिहाज से, न केवल धर्म के लिहाज से, बल्कि मुझे लगता है बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से भी इसको एक बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है। थोड़ा देर जरूर लग सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेसवे है उसको जोड़ने की प्रक्रिया वृंदावन के कॉरिडोर के साथ वो शुरू हो चुकी है। 4 लेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉरिडोर का निर्माण के बारे में अब हाईकोर्ट ने भी अभी मंजूरी दे दी है। अब उसके बाद उसके विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा। 3 चरणों में शायद ये कार्य हो सकता है। 1,000 करोड़ रुपए का खर्च इस पूरे विस्तारीकरण पे हो सकता है। जब सीधे लोग यमुना के दर्शन कर पाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मां गंगा के दर्शन के बाद आप सीधे काशी में भगवान शंकर पर जलाभिषेक कर सकते हैं, तो यहाँ भी ये माना जा रहा है कि यमुना के घाट से सीधे तौर पर आप बांके बिहारी के मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाएंगे और वहां से यमुना जल ले आकर के आप यहाँ पे पूजा अर्चना में उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो एक तरह से यमुना को उनके पुरानी भव्यता में लौटाना, उसके साथ साथ जो ब्रज क्षेत्र के अलग अलग जो पुराने पड़ चुके स्थल हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करना, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, यहाँ के जो उत्पाद हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल करना, फिर से उनको एक बाजार देना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे जो एग्जीबिशंस लगाई गई हैं उसको कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार देना, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि भी हो, लोग सांस्कृतिक रूप से अपने आप को सशक्त माने, लोग धार्मिक रूप से अपने आप को सशक्त करें, अपनी आस्था, अपने विश्वास को साथ लेकर के अपने आप को मजबूत बनाए। और जिस बात का बार बार प्रधानमंत्री जिक्र करते रहते हैं कि 2047 तक अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सभी को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा। तो शायद ये एक बार फिर से संदेश मथुरा की धरती से दे सकते हैं। मथुरा की धरती से जो संदेश जाएगा, क्योंकि ये तपस्या की धरती है, तो वो काफी मायने रखने वाला है और बहुत सारे लोग इसको अयोध्या की जन्मभूमि से जोड़ करके देख रहे हैं, वहां के मंदिर निर्माण के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के जाने के बाद अब देखिए इस वक्त भीड़ अचानक उमड़ी है उसी मंदिर में जहां वो थोड़ी देर पहले पूजा अर्चना करके गए हैं और सभी लोग एक झलक पाना चाहते हैं एक बार फिर से भगवान की। और उनके लिए एक फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, उनके लिए दोहरी खुशी का दिन था कि किस तरह से उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भगवान के भी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल अजय, हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है कि कड़ियों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते आ रहे हैं। और चाहे हम वाराणसी की बात कर लें, चाहे हम राम मंदिर की बात कर लें, चाहे हम उज्जैन की बात कर लें, उसको कैसे और ज्यादा विकसित बनाना है, उसको कैसे और ज्यादा हाईटेक बनाना है, उसके कॉरिडोर को कैसे और ज्यादा अच्छा करना है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर दर्शन कर पाए। तो कहीं ना कहीं उसकी बानगी यहाँ भी नजर आ सकती है।
जी, आप एक बार फिर से सवाल दोहरा सकते हैं गौरव? जी बिल्कुल अजय, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि जैसा कि हमने देखा उज्जैन में, हमने राम मंदिर को लेकर जो बातें देखने को मिली और उसके बाद जो हमने वाराणसी को देखा, तो एक कड़ियों को जोड़ने का जो सिलसिला है, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहरों को और ज्यादा विकसित और प्रामाणिक बनाने का जो सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में एक बड़ी घोषणा जिसकी बात हम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मथुरा से भी वो सब चीजें निकलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बुनियादी ढांचे का निर्माण और उसके साथ में आम जनमानस को उसके साथ जोड़ने का जो प्रयास है, क्योंकि आप देखिए काशी में जो लोगों के आने का सिलसिला है कई गुना बढ़ गया है काशी कॉरिडोर के बनने के बाद में, वहाँ की घाटों की सफाई के बाद में, क्योंकि अब आप धार्मिक क्षेत्रों को सीधे तौर पर स्वच्छता के साथ जब जोड़ते हैं, जब आप विकास के साथ जोड़ते हैं, तो लोगों को आसानी होती है आने में। और जो लोग सिर्फ ये सोच करके मंदिरों के दर्शन के लिए नहीं जाते थे कि वहाँ बहुत गंदगी होती थी या फिर बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा, अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा, चीजें वही हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि और ज्यादा मुख्य धारा में लोग शामिल हों और जो यहाँ का न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से इस क्षेत्र का विकास हो, बल्कि बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी, क्योंकि बुनियादी ढांचा केवल एक पक्ष को या फिर किसी एक की जिंदगी को प्रभावित नहीं करता, वो पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की, पूरे राज्य की जो आधारभूत संरचना है उसको सकारात्मक दिशा देता है। और इसलिए चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे वो महाकाल का कॉरिडोर हो, उसके बाद ये मथुरा के पास में वृंदावन की जो बात की जा रही है, वहां के बिहारी के कॉरिडोर हो, उसको मुझे लगता है कि ये जो बड़ी घोषणाएं आज आ सकती हैं, जो कहा जा रहा है कि पहले चरण में शायद 500 करोड़, फिर 300 करोड़ या 200 करोड़, 3 चरणों में इसका निर्माण किया जा सकता है, तो उसके बाद एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यहाँ पर आ रहा है जेवर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, तो मुझे लगता है कि मथुरा को एक ट्विन सिटी के रूप में दिल्ली के साथ जोड़ करके भविष्य में आप देख सकते हैं। अगर आज से 5 साल की बात करें तो जब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक आएगा और सीधे वहां पर आगरा और मथुरा का जो आकर्षण है पूरी दुनिया का, वो पूरी दुनिया को खींच करके ले आएगा। उसी की तैयारी मुझे लगता है कि बुनियाद जो है वो बनाने की कोशिश की शुरुआत होगी। चलिए अजय, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे, ये मथुरा की। आपसे कुछ ही देर पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह से वहां पर उन्होंने भक्ति भाव दिखाते हुए पूजा अर्चना की और किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही हैं। तमाम जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। पल पल की तस्वीर जो लगातार निकलकर सामने आ रही है वो हम आपके साथ समय समय पर साझा करते रहेंगे। खबरों का रुख करते हैं तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अंग्रेजों की तरह देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस द्वारा अपमान सूचक शब्द के प्रयोग की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटकर अंग्रेजों की तरह सत्ता हथियाने के हर तरह के प्रयास करती है। कभी मोदी जी को घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग करके केवल एक व्यक्ति ने, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उस तरह की टिप्पणी करना अपने आप में एक आपत्तिजनक बात है। लेकिन जितनी बार इन्होंने मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाला, उतने ही निखर कर मोदी जी बाहर आए, उतना ही जनता का और समर्थन मिला है। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आज ऑपरेशन के बारे में ताज़ा जानकारी दी गई, जिसमें एनडीएमए ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए दवाइयां और कपड़े भेजे गए हैं। टनल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जल्द ही सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। एनडीएमए ने बताया कि टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2 किलोमीटर का टनल का इलाका है जिसके अंदर वो हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लाइट की कमी नहीं है। खाना पीना, क्योंकि 6 इंच की पाइपलाइन वहाँ बन चुकी थी परसों, तो खाना पीना काफ़ी तादाद में अंदर चला गया है। यहाँ तक कि कपड़े भी चले गए हैं। दवाएं काफ़ी तादाद के अंदर वहाँ अंदर पहुँच गई हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो सब अंदर भेजा गया है। आइसोलेशन, एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइको सोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने जानकारी दी है कि श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालना उनकी प्राथमिकता है। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और उन्हें बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। जगह जगह से जो रिसोर्सेस आ रहे थे, ड्रिलिंग मशीन्स आ रही थी, 4 अलग अलग दिशाओं से इसको अप्रोच करने के लिए वो मशीनें अभी भी आ रही हैं, कुछ बिल्कुल हाल ही में पहुंच गई हैं। सड़कें वहां पर पूरी तैयार हैं, बेसिस जो हैं वो भी बन चुके हैं और वहां जैसे ये मशीनें पहुंचेंगी वो कोशिशें भी शुरू हो जाएंगी। दिस इज टू केटर फॉर रिडंडेंसी, कि रिडंडेंसी इस तरह के ऑपरेशन में निहायत जरूरी है। अगर एक जरिया फेल हुआ तो हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 और जरिए हो सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे और उन जरियों में शायद वक्त और ज्यादा लगे, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बताया कि श्रमिकों और उनके परिवार के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। पॉजिटिव चीज यह है कि जो वर्कर्स अंदर हैं उनको राहत पहुंचाई है, उनको असिस्टेंस मिल रही है और हर तरीके से उनका वेलफेयर देखा जा रहा है और उनकी फैमिलीज को एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कुछ और वक्त लग गया तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए और वो सब अंदर जो हैं तैयार हैं उसके लिए। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा देश भर के लोगों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, फतेहपुर और गोंडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। बलरामपुर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा लोगों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ साथ इसका लाभ भी मिलेगा। जिले में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि हो या उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर या फिर प्रधानमंत्री गरीब और कल्याण योजना, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लाभार्थियों ने केंद्र सरकार के इस योजना की सराहना की। जो महिला उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला उनको, गरीबों को, वो धुएं में खाना बना रही थी, आज उन्हें सिलेंडर मिल गया, धुएं से फुर्सत मिल गई, जिससे वो बहुत प्रसन्न है। पहले लकड़ी कंडा बनावे पड़ता, बहुत धुआं लागल रहा, लड़कियन के स्कूलों टाइम वेस्ट हो जा रहा और लकड़ी कंडा नहीं रहा मोल खरीदे पड़ता है। जब से मोदी जी गैस दे दी तब से हमें लोग का बहुत सुविधा मिल गया, टाइम से खाना हो जाता है, टाइम से ड्यूटी सब पहुंच जाता है। विकसित भारत योजना जो अभी जल्दी चलाई गई है, उससे जो योजनाएं सरकारी चल रही हैं उसके विषय में लोगों को जागरूकता प्राप्त हो रही है। वहीं फतेहपुर के हर गांव तक केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ दिलाई। हमारे जो समाज के जो लोग हैं, हमारे जो महिलाओं हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो व्यवसाय करने वाले हैं, इसके अलावा हमारे जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं और गरीब भाई बहन हैं, तो सब के लिए योजना बना हुआ है। उनको जो विकसित करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निकाल के विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न योजना बना हुआ है। जो भी कार्य है कोई भेदभाव नहीं है, सभी को लेकर के साथ चल रहे हैं। जनपद फतेहपुर के हर ग्राम पंचायत और वार्ड में 24 जनवरी तक लगातार भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम जारी रहेगा। लाभार्थियों ने सफलता की कहानी सुनाई। पानी बरसता था तो भीगते थे, छाता लगाते थे, कहीं बरसाती डालते थे, कहीं ऊपर चढ़ते थे, इस तरह से परेशान रहते थे। रात में दिन में भी परेशान रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। काम करने जाते तो चिंता घर की बनी रहती थी। और जब से आवास मिल गया तब से हमारी ज़िंदगी सुकून से कट रही है और मजदूरी भी कर लेते हैं, हम पेट पालन भी अपना कर लेते हैं। पहले तो हम परेशान थे बहुत ज़्यादा। दिक्कत तो बहुत रही, लड़के बच्चे को लेके भी जाओ, जंगल भी लेके जाओ, यहाँ नहीं है सुविधाएं तो मालूम है कि उधर जाना पड़ेगा।
कभी जल्दी, कभी देर है, कभी रात में, कभी शाम सुबह। कि भाई इतने आराम हो गए, शौचालय बन गए हैं, सुविधा हो गई, जाने का जंगल नहीं जाना पड़ता। 26 जनवरी तक पूरे गोंडा जनपद में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भारत सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर गठित टीमों के सदस्यों से आपसी समन्वय और सहयोग के माध्यम से कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर पूर्ति विभाग, कृषि विभाग, मिशन शक्ति, पंचायती राज विभाग, उद्योग व स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देखा एवं उनके द्वारा किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, घरौनी, उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं आम जनमानस को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। योजनाओं का प्रचार करने आई वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विभिन्न स्कीमें हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, वो जनता तक कैसे पहुंचाई जाए और जनता को पंजीकृत किया जाए, जिससे कि 100% हमारा कवरेज हो, इसका फायदा 100% जनता को मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे सभी वंचित पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज शुरू हुई इस यात्रा का मकसद हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में 22 नवंबर से शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। सुल्तानपुर जिले के दुबेपुर विकास खंड के कटावा गांव में संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी चौधरी की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान वंचित लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। जो पात्र लाभार्थी हैं और जो लक्षित लाभार्थी हैं, जो किन्हीं कारणवश उन स्कीम या योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, और स्पेशली जो वंचित वर्ग है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान है कि उनके द्वार तक जा कर के उन स्कीम्स के बारे में बताना और उनको ये सुविधाएं देना कि जो भी अनरजिस्टर्ड या अनएनरोल्ड लाभार्थी रह गए हैं, उनको एनरोल करने का ये प्रयास है। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। निश्चित रूप से जो प्रयास चल रहा है बड़ा अच्छा ही है और धरातल तक ये विकास गाँव के बीच में जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी में प्रस्तुत किया। हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। जनपद में सूचना, शिक्षा, संचार, मोबाइल वैन के संचालन के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। संकल्प यात्रा के शुभारंभ पर लोगों ने विभिन्न योजनाओं के लिए अपना पंजीयन कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद एवं खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनपद बाराबंकी के प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र तक पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ग्राम पंचायत जेठौती राजपुतान में एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश सुनाया गया। इस कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी थीम पर स्वयं सहायता समूह, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी खुद सुनाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, सीडीओ एकता सिंह समेत जिले के अन्य विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुझे प्रधानमंत्री द्वारा 15वीं किस्त प्रधानमंत्री सम्मान निधि की वो मुझे मिल चुकी है। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और उससे मैं अपनी सब्जी की खेती,
वो केले की खेती में प्रयोग करता हूँ और इससे मुझे विषरहित अनाज व सब्जियों की मिलती है, इससे मुझे आय अधिक बढ़ती है। मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं को घर से चूल्हे से चौपाल तक पहुँचाया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। और वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की औपचारिक शुरुआत मुंशी प्रेमचंद की जन्म स्थली लम्ही से की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस कार्यक्रम में सभी विभाग अपनी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं कई लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले लाभ की जानकारी भी दी। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने निपुण के छात्रों और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए। यहाँ पर हमने बहुत सारी योजनाएं को सुना और जाना, जिसमें मेरा विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं भाग लिया हूँ और मुझको 10,000 रुपया मिला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें मतलब अपने किए हैं और उससे हमने बहुत सारे काम किए हैं। इसमें जैसे कि हमें स्वनिधि रोजगार के बारे में पता चला, क्योंकि उससे जैसे कि हम लोग को 10,000 जो फंड मिला उससे हमने अपने कार्य में लगाया, उस कार्य को हमने करके आगे बढ़ाया, जिससे कि हमें उसका लाभ मिला। 8 योजनाओं का लाभ मिला। इस कार्य मतलब स्वनिधि रोजगार से सर हम लोग को जो लाभ मिलता है समूह की महिलाओं को, उससे हम लोग को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, हम लोग को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली है। पहले मेरा घर कच्चा था, मैंने फॉर्म भरा, कैंप लगा था स्कूल पर, फॉर्म भरा। उसके बाद मुझे आवास योजना का आया, पहला किस्त 50,000 आया तो मैंने नियम भरवा दिया। उसके बाद दूसरा किस्त आया मेरा तो मैंने सिलाब करवाया। मेरा कच्चा मकान था और श्री मोदी की तरफ से हमको आवास का लाभ मिला, अभी हम बहुत खुश हैं। निपुण भारत हम लोगों को बच्चों को जो है संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ हर बच्चा जो है पढ़ने लिखने में निपुण हो जाए, ठीक। और जो है भाषा का उद्देश्य है कक्षा 1 का जो निपुण है कि सरल शब्द जो है वो सीख लें, और कक्षा 2 के बच्चे जो है 45 से 60 सेकंड के बीच में अनुच्छेद को पढ़ लें। और वहीं वाराणसी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम से डीडी न्यूज संवाददाता ने बात की। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है काशी में, चूँकि यहाँ से वो सांसद भी हैं और इन योजनाओं को फलीभूत करने का जो नेतृत्व काशी में दे रहे हैं वो एस राजलिंगम जी जिलाधिकारी हैं। राजलिंगम सर, क्या कहेंगे इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को? विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ हो रही है आज नगरीय क्षेत्र से, और इसमें जितने भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उन सभी लाभार्थियों को 100% संतृप्त कराने के उद्देश्य से और लोगों के बीच में ये जागरूकता लाया जाए कि किस किस प्रकार के जो योजनाएं हैं और वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। तो जनपद वाराणसी के लिए 6 LED वैन्स भी मिला हुआ है और ये वैन नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक दिन 2 वार्ड में जाएगी और इस प्रकार की कैंपें वहाँ पे आयोजित की जाएगी, लोगों को जानकारी दी जाएगी, लोगों के जो आवेदन है उसको लिया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक दिन 2 ग्राम पंचायतों को ये विज़िट करके हम वहाँ भी इसी प्रकार की कार्यक्रम कराएंगे। लगभग 17 प्रकार की योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग योजनाएं हैं और नगरीय क्षेत्र के लिए अलग योजनाएं हैं। सभी योजनाओं के लाभार्थियों को हम लोग संपर्क करेंगे। साथ साथ जो 5 कैंप्स भी इसमें लगाए हैं, जिसमें टीकाकरण का भी है, जो हेल्थ कैंप का भी है, और भी अन्य जो कैंप है, जैसे पेंशन किसी को नहीं मिल रहा है या राशन नहीं मिल रहा है या आयुष्मान कार्ड बनाना है, सो अलग अलग कैंप्स है। इसमें भी लोग बड़ी संख्या में इसमें पंजीकरण कर रहे हैं, इसका भी लाभ ले रहे हैं। इस तरह की सारी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे प्रत्येक दिन अलग अलग गांव में, अलग अलग वार्ड में लोगों को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, लमही, वाराणसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के दौरे पर हैं। कृष्ण जन्मस्थली पर उन्होंने पूजा अर्चना की।
एक बार फिर से उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनका औपचारिक रूप से जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो विधि विधान के साथ उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना